वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम इग्नू बीएस सोशियोलॉजी का एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे BSOC 131 जो कि है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 1। इस असाइनमेंट को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब ये जो असाइनमेंट है ये कौन से ईयर में एडमिशन लिए गए स्टूडेंट्स इसको सबमिट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स जनवरी 2024 में एडमिशन हुए हैं, जिनका एडमिशन साइकिल जनवरी 2024 है, वो लोग इस असाइनमेंट को सबमिट करेंगे और वो लोग 31 अक्टूबर 2024 से पहले इस असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। ये जो डेट है ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जब भी आप लोग असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीज़ें थोड़ा पढ़ लेना, देख लेना। अब जब भी कोई हम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम कौन से असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हैं, असाइनमेंट के कौन से स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए और किस तरीके से हमें असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। ये सारी चीज़ें कुछ आप जब असाइनमेंट पेपर डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखी है, वो थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जब हम इग्नू BS सोशियोलॉजी की असाइनमेंट की बात करते हैं, खासकर BSOC 131 की, यहाँ पर हमारे असाइनमेंट में हमें 10 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक है असाइनमेंट 1, दूसरा असाइनमेंट 2 और तीसरा है असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 1 में हमें 2 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है जो कि 20 मार्क्स का होते हैं। फिर हमें असाइनमेंट 2 में हमें 10 मार्क का 3 क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं जो हमें 250 वर्ड्स में लिखने होंगे। और तीसरा जो सेक्शन है वहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं। टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन है 6 मार्क करके, यानी कि टोटल हमें 100 मार्क्स का असाइनमेंट लिखना होता है। अब यहाँ पर जब हम BS सोशियोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं होता है, यानी कि ईच क्वेश्चन मैंडेटोरी, हर क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना पड़ेगा। जो पहले सेक्शन का क्वेश्चन है वहाँ पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना मैंडेटोरी है। ये हमें बोला जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इंस्ट्रक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखना है। और जो असाइनमेंट 2 यानी कि सेक्शन 2 की क्वेश्चन है वहाँ पर आप इंट्रोडक्शन लिख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ड में आप आंसर लिख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, और आप कितना पॉइंट्स लिख पा रहे हो, कितने अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम एक एक करके असाइनमेंट का सल्यूशन शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का इमर्जेंस का क्या क्या फैक्टर्स रहा है, कौन से वो रीजंस है, कौन से वो फैक्टर्स है जिसके वजह से सोशियोलॉजी आज हम एक डिसिप्लिन की तरह देखते हैं। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है आज के टाइम पर जो हमें सोसाइटी को समझाने में मदद करता है। सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव आ रहे हैं, यहाँ पर जो भी इश्यूज है, ये सारी चीज़ों को समझाने में सोशियोलॉजी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट है ये सोसाइटी के अलग अलग इवेंट्स के द्वारा अफेक्टेड है। यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुए थे अलग अलग टाइम पीरियड पे, जिसके वजह से हम आज सोशियोलॉजी डिसिप्लिन देखते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है एनलाइटनमेंट पीरियड। एनलाइटनमेंट पीरियड को हम एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। ये बेसिकली 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर लोग साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। उससे पहले के जो भी लोग थे वो लोग ज़्यादातर रिलीजियन जिस तरीके का बातें बताती उसी पे के ऊपर फोकस करते थे। लेकिन एनलाइटनमेंट पीरियड में लोग साइंटिफिक तरीके से, तौर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे, साइंटिफिक रीजनिंग लगाकर चीज़ों को एनालाइज करते थे। फिर जो हम फैक्टर देखते हैं वो है द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को हम रेनेसा भी कहते हैं, जो 14th से लेकर 16th सेंचुरी तक चली थी। यहाँ पर रेनेसा में हमारी सोसाइटी को देखने का नज़रिया, नॉलेज को देखने का नज़रिया बदला था। यहाँ पर एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर ज़्यादातर फोकस की गई थी और इससे इंस्पायर्ड होके जो भी नेचुरल साइंसेस है वहाँ पर बदलाव आई और बाद में हम सोशल साइंसेस में भी बहुत सारे चेंजेस देखते हैं।
फिर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है 1760 को, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से हमारे सोसाइटी में कैपिटलिज्म डेवलप होता है। जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज थी वो धीरे धीरे बदल के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही थी। इस वजह से सोसाइटी में क्लास स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल का जो वेल बीइंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाने लगा। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आया जहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो में बहुत सारे चेंजेस आई। पहले जो भी पावर था, ज़्यादातर पावर था चर्च के पास, जो भी धर्म के रखवाले थे उनके पास ज़्यादातर पावर था। लेकिन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, अथॉरिटी में बदलाव आया, सोशल ऑर्डर में भी बहुत सारे चेंजेस हम देख सकते हैं उस टाइम पीरियड पर। फिर हम देखते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये सारे जो इवेंट्स हो रहे थे वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर हम अलग अलग तरीके का सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस देख सकते हैं ये सारे कारण के वजह से। पहले के सोसाइटी हम देखते हैं कि फॉर्डलिज्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। फॉर्डलिज्म के बाद हम देखते हैं कैपिटलिज्म आया, और कैपिटलिज्म के बाद यहाँ पर भी रेवोल्यूशन आकर धीरे धीरे सोशलिज्म की भी बात की गई। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फेजेस में सोशल चेंजेस आए जिसके वजह से हमारा सोसाइटी में बदलाव आया। और इसी सोसाइटी के बदलाव को पढ़ने के लिए, इसी सोसाइटी में जो भी चेंजेस आए उसको एनालाइज करने के लिए हम सोशियोलॉजी जैसे डिसिप्लिन को और भी ग्रो करते हुए देखते हैं। फिर यहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी थे जिन्होंने यहाँ पर सोशियोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। यहाँ पर हिस्ट्री, सोसाइटल प्रोग्रेस, अलग अलग सर्वेस, टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप की गई जिसके द्वारा हमारे सोसाइटी को पढ़ा गया। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा सोशियोलॉजी है ये बेसिकली 18th और 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट फेज था एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक एडवांसमेंट, और यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस के वजह से सोशियोलॉजी डिसिप्लिन हम देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द अप्रोचेस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज को समझने के लिए हम क्या क्या अलग अलग तरीके का अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। अब सोशल चेंज क्या होता है? सोशल चेंज जब हमारी सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में जब बदलाव आता है, सोसाइटी में जब हम ये सारे चीज़ों में कुछ ना कुछ बदलाव देखते हैं, तब उसको हम कहते हैं सोशल चेंज। यहाँ पर सोसाइटी में नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, ये सारी चीज़ों में बदलाव आती रहती है। कुछ बदलाव मटेरियल होती है, कुछ बदलाव नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में होती है। तो यहाँ पर सोशल चेंज हमें हरदम देखने को मिलता है। पुराने ज़माने के सोसाइटी में भी था, धीरे धीरे बदलते हुए हम आज के सोसाइटी में हैं। तो ये जो सोशल चेंज है इसको अलग अलग अप्रोचेस के द्वारा हम समझ सकते हैं, अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम इवोल्यूशनरी थ्योरी, साइक्लिकल थ्योरी, ये सारे थ्योरीज के द्वारा सोशल चेंज को समझ सकते हैं। इवोल्यूशनरी थ्योरी हमें बताता है कि सोसाइटी का इवोल्यूशन किस तरीके का कैसे हुआ है। सोसाइटी का जो इवोल्यूशन है, स्टेप टू स्टेप जो बदलाव है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर कुछ क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट थे जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, लुइस हेनरी मॉर्गन। ये सारे जो थिंकर्स थे वो बेसिकली क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट थे। उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी में बदलाव आया है उसका इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया है कि अलग अलग फेजेस में किस तरीके से बदलाव आया है हमारा सोसाइटी में। फिर कुछ हम थ्योरीज देखते हैं नॉन इवोल्यूशनरी थ्योरीज। नॉन इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट्स में हम देखते हैं जूलियन स्टीवर्ट, लेस्ली व्हाइट, ये जैसे जो थिंकर है, इनके जैसे थिंकर। यहाँ पर कुछ अलग तरीके का कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई थी। यहाँ पर बायोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में भी बात की गई है कि हमारा जो सोसाइटी में बदलाव है बहुत सारे अलग अलग रीजंस के वजह से होते हैं। सिर्फ एवोल्यूशन है इस तरीके का बातें नहीं है। इवोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं साइक्लिकल थ्योरीज। सोशल चेंज का जो साइक्लिकल थ्योरीज है ये बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पर साइक्लिकल थ्योरी यानी कि हमारा सोसाइटी में चीज़ें साइक्लिक तरीके से बदलता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा वेदर
वेदर में जो सीजन्स है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे बदलते रहते हैं और वापस से वो आ जाते हैं। इसी तरीके के ये जो साइक्लिकल थ्योरी है ये हमें बताते हैं कि सोसाइटी में जो बदलाव है वो कंटिन्यूअस होती रहती है और ये रिपीटेटिव है। अब ये जो साइक्लिकल थ्योरिस्ट है इनमें इंपॉर्टेंट है ऑसवाल्ड स्पेंगलर, आर्नोल्ड टॉयनबी, पीटरिम सोरोकिन, ये सारे थ्योरिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरिस्ट जो है वो कहते हैं कि हमारा सोसाइटी में स्ट्रक्चर है और हर स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं और ये फंक्शनिंग की वजह से ही धीरे धीरे हमारा सोसाइटी के स्ट्रक्चर में धीरे धीरे बदलाव आता रहता है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में हम देखते हैं इमाइल डुर्कहेम, फिर हम देखते हैं ऑगस्ट कोम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, ये इन तरीके के कुछ थिंकर। फिर हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हम मेनली देखते हैं कार्ल मार्क्स, इसके साथ साथ मैक्स वेबर भी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कहा जाता है कि हमारे सोसाइटी में जो भी बदलाव आते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं, उसका मेन रीज़न होता है कॉन्फ्लिक्ट। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ही सोसाइटी में बदलाव आता है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन में ही कह सकते हैं हमारे सोसाइटी में हम सोशल चेंज हरदम देखते रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चेंज को समझ सकते हैं, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, फिर साइक्लिकल थ्योरीज, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, ये इस तरीके का अलग अलग थ्योरीज के द्वारा हम इस चेंज को समझ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एज ए सब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 250 वर्ड्स के अंडर में लिखना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एज ए सब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी का ही एक सब फील्ड है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। अब हमें पहले जानना होगा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक ऐसा सोशियोलॉजी का ब्रांच है जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी इन दोनों को मिक्स करके पढ़ा जाता है। खास करके सोसाइटी और पॉलिटिक्स ये दोनों एक दूसरे के साथ हम मिक्स करके जब सोसाइटी को समझते हैं तब इसको कहा जाता है पॉलिटिकल सोसाइटी। यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं और ये कनेक्शन के द्वारा हमारे सोसाइटी में जो भी घटनाएं घटती है उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का बहुत सारे स्कोप भी है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हम सोसाइटी में हर जगह पर इसको यूज़ होते हुए देखते हैं। हमारे आजकल के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वहाँ पर भी हम पॉलिटिक्स देखते हैं और बड़े मात्रा पे जो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो वहाँ पर भी हम पॉलिटिक्स देखते हैं। ये सारे पॉलिटिक्स के वजह से हमारा सोसाइटी भी इम्पैक्ट होती है। यहाँ पर कुछ की चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कैपिटल, ये सारे चीज़ें हमारा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा जाता है। कुछ की पॉइंट्स है यहाँ पर। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर जब हम सोसाइटी में नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स, एटीट्यूड, ये सारे पॉलिटिकल बिहेवियर और इंस्टीट्यूशन के द्वारा समझते हैं। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो हमारी सोसाइटी में किस तरीके से इम्पैक्ट होती है पॉलिटिक्स के वजह से, इसके बारे में यहाँ पर देखा जाता है। हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो इंडिया का है, यहाँ पर हम बेसिकली डेमोक्रेसी देखते हैं, सेकुलरिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारे चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हर एक अलग कंट्री का अपना पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट हो सकता है, हर स्टेट का पॉलिटिकल कल्चर भी अलग होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सोशलाइजेशन के द्वारा आप पॉलिटिक्स के बारे में जानते हो। यहाँ पर पॉलिटिकल बिलीफ क्या है, वैल्यूज़ क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें आप सोशलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा समझते हो। जैसे अगर आप कोई एक पॉलिटिकल फैमिली में आपका अगर पिताजी कोई मंत्री या फिर मिनिस्टर है, तब आपका घर का कल्चर दूसरे तरीके का होगा। आपके जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके घर से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो आपको इम्पैक्ट कर सकती है। इसके बारे में भी यहाँ पर हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी
सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल, आपके पास कितना पॉलिटिक्स का पावर है, आपका कितना कनेक्शन है, आपको कितना ट्रस्ट किया जाता है, गुडविल, प्रेस्टीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉलिटिकल कैपिटल का हिस्सा होती है, जिसके वजह से आपको बाद में फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर जब हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि यहाँ पर दो डिसिप्लिन को जोड़ के हम इसको पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। ये दोनों के नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ना है। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, ये इसका नेचर बहुत ही डायनामिक है। ये हमारी डे टू डे लाइफ में इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और सोसाइटी और पॉलिटिक्स को समझने के लिए पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पर पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ों को समझने में हमें मदद करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा आप लोगों को केयरफुली आंसर लिखना होगा। यहाँ पर दो तरीके का आंसर हो सकते। एक होगा आप डायरेक्टली सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरीके का फॉर्मल, इनफॉर्मल, इस तरीके का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करो, और दूसरा है जो आपके बुक में डिफरेंट तरीके का स्कॉलर्स जिस तरीके से इसको क्लासिफाई किया है, आप ये दोनों तरीकों से लिख सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है वो है आपके बुक में जिस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, अलग अलग थिंकर, अलग अलग स्कॉलर के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। तो मैंने इसी तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक फॉर्मल एंटाइटी होती है, यानी कि इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर कुछ इसका बाउंड्रीज होते हैं और कुछ मेंबर्स भी होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन एक नॉर्मली इसका एक फाउंडेशन होता है, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर में रहता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन को हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे गोल, पावर रिलेशन, स्ट्रक्चर, इन सारे चीज़ों के बेसिस पे अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ जो स्कॉलर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स है, इनका कंट्रीब्यूशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एमिटाई एटजियोनी, इन्होंने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्लासिफाई किया है। उन्होंने डिफरेंट तरीके का गोल्स के हिसाब से इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर है, पावर सेंटर है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस करके उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने देखा था कि हमारे सोसाइटी में अलग अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है, पावर्स अलग अलग जगह में बटे हैं। इसके हिसाब से उन्होंने सोसाइटी को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की है। फिर हम देखते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को के बारे में बात करते हैं और इसको ही अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात करते हैं। यहाँ पर एर्विंग गॉफमैन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक टोटल इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं, और इसमें भी उन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ही अलग अलग फेजेस में उसको डिवाइड करने की कोशिश की है। फिर हम देखते हैं ब्लाउ एंड स्कॉट। ब्लाउ एंड स्कॉट भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। वो बेसिकली 4 तरीके का कैटेगरीज देते हैं, जहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट्स के वजह से, म्यूचुअल बेनिफिट्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके का 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हर थिंकर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर थिंकर अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि हर थिंकर अपने हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ गोल्स के हिसाब से करते हैं, जैसे ऑर्डर, इकोनॉमिक, कल्चर, किस तरीके का गोल है। कुछ करते हैं पावर रिलेशन, जैसे कोएर्सिव, नॉर्मेटिव, इस तरीके का कुछ डिवीजन करते हैं। कुछ करते हैं प्राइमरी बेनिफिशियरीज के हिसाब से कि किसको बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर मेंबर्स हो गया, ओनर, क्लाइंट, पब्लिक, इस तरीके का अलग अलग क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देखते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एग्जामिन द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड यूज इन सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम कौन सी तरीके का कॉन्सेप्ट्स और मेथड यूज करते हैं। अब सोशल साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइकोलॉजी एक ऐसा सिस्टमेटिक स्टडी है जहां पर हम लोगों के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में लोगों का थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर किस तरीके से काम करते हैं, उसको हम सिस्टमेटिकली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सोशल साइकोलॉजी बेसिकली सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ये दोनों का मिक्सअप है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है वार्स्तियन। वार्स्तियन कॉन्सेप्ट को दिया था मैक्स वेबर ने। वार्स्तियन में कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, यानी कि एम्पैथिक इंट्रोस्पेक्शन, जहां पर हम खुद को दूसरे किसी इंसान के पोजीशन पे रखकर हम खुद को सोचेंगे। फिर हम अलग अलग तरीके का रिसर्च मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, दोनों तरीके का मेथड हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है मीडियल रेंज थ्योरी। मीडियल रेंज थ्योरी को डेवलप किया था रॉबर्ट के मार्टन ने। यहाँ पर उन्होंने जो ग्रैंड थ्योरीज है, माइक्रो थ्योरी है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। सोशल साइकोलॉजी में मीडियल रेंज थ्योरीज बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट को भी देखा जाता है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन यानी कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को हम सोशल फैक्टर के द्वारा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे की सिचुएशन को हम इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, इसको बेसिकली सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहा जाता है। फिर हम सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के द्वारा भी सोशल साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स और वैल्यूज़ है ये बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस करता है हर इंसान को। फिर कल्चर के द्वारा भी लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उसका कल्चरल बिलीफ क्या है, वो कौन सी सिंबल्स यूज कर रहा है, उसका लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है सोशल साइकोलॉजी में। फिर यहाँ पर रोल्स एंड स्टेटस भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सोसाइटी में लोगों को समझने के लिए। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रोल, स्टेटस, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे सोशल एनवायरनमेंट को समझने के लिए, हमारे सोशल साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे 6 मार्क के हैं और आपको 100 वर्ड्स के अंदर में ये सारे आंसर्स लिखने होंगे। याद रखिएगा वर्ड लिमिट आप लोगों को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सेट है जहाँ पर नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके समझा जाता है। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, ये सारे हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। हर कोई हमारे सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट देता है और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये बहुत ही मायने रखते हैं हमारे लाइफ के लिए। खासकर सोसाइटी में हम किस तौर तरीके से जिएंगे, हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। फिर हम देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल रोल्स एंड रोल सेट। रोल सेट और मल्टीपल रोल्स के बीच में हमें डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा गया है। अब यहाँ पर रॉबर्ट के मार्टन मल्टीपल रोल और रोल सेट में डिफरेंशिएट करते हैं। मल्टीपल रोल्स यानी कि एक ही इंसान के अगर बहुत सारे अलग अलग तरीके का रोल होगा तब उसको कहा जाएगा मल्टीपल रोल्स। जैसे एक अगर इंसान है, एक अगर स्टूडेंट है, इग्नू का आप एक स्टूडेंट हो, आप स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले रहे हो, वो आपका एक रोल है। आप फैमिली में एक भाई का हिस्सा ले रहे हो, आप भाई की तरह, आपको भाई बुलाया जा रहा है, वहाँ पर आपका एक रोल है। फिर आप वर्क प्लेस पे अगर जाओगे तो वहाँ पर आपका अलग रोल है। एक ही इंसान बहुत सारे अलग अलग तरीके का रोल निभाता है, उसको कहा जाता है मल्टीपल रोल। और रोल सेट, जब एक इंसान का एक ही स्टेटस के अंदर में बहुत सारे अलग अलग तरीके का रोल होंगे तब उसको कहा जाएगा रोल सेट। जैसे एक टीचर, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं जब इंस्टीट्यूट में जाऊँगा तो मैं किसी का कोलीग बन सकता हूँ, मैं
किसी का स्टूडेंट भी हो सकता हूँ, या फिर मैं लोगों का स्टाफ का मेंबर भी हो सकता हूँ, मैं टीचर यूनियन का हिस्सा भी हो सकता हूँ। जब एक ही सेट स्टेटस को बहुत सारे अलग अलग रोल्स दिए जाएंगे तब उसको कहा जाएगा रोल सेट। और मल्टीपल रोल्स, जब एक ही इंसान के बहुत सारे अलग अलग तरीके का रोल होंगे, अलग अलग तरीके का स्टेटस होंगे, तब उसको कहा जाएगा मल्टीपल रोल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर कल्चरल ट्रेट एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स। कल्चरल ट्रेट और कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या है? कल्चरल ट्रेट वो सारे स्मॉल एलिमेंट्स हैं जो हमारे सोसाइटी में हमको हमारे कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे रिचुअल, डाइट, क्लॉथिंग, ये सारे चीज़ें अलग अलग है। ये सारे चीज़ों को एक एक को हम स्मॉलेस्ट यूनिट्स को हम कल्चरल ट्रेट कह सकते हैं। एक अगर रिचुअल हो तब उसको हम कल्चरल ट्रेट कह सकते हैं। हम जिस तरीके से कपड़ा पहनते हैं उसको हम कल्चरल ट्रेट कह सकते हैं। लेकिन जब हम कल्चरल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, कल्चरल कॉम्प्लेक्स यानी कि जब हम बहुत सारे कल्चरल ट्रेट को एक साथ मिक्सअप करेंगे तब उसको कल्चरल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे आप बहुत सारे पूजा में कुछ अलग तरीके से कपड़े पहन रहे हो, आप कुछ चीज़ें खरीद रहे हो आपके घर के बच्चों के लिए एक ही फेस्टिवल के टाइम पर, तो यहाँ पर आपके अलग अलग ट्रेड्स हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों को आप एक साथ जब मिला लोगे तो आपका एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, समाओन्स कह के एक ट्राइब्स है, वो लोग कावा ड्रिंकिंग करते हैं। इसको एक कल्चरल ट्रेट की तरह देखा जाता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे रिचुअल्स और बिलीफ जुड़े हुए हैं जो एक लार्जर कावा कॉम्प्लेक्स को जोड़ता है। अब देखते हैं व्हाट इज स्टेटस। जब हम स्टेटस की बात करते हैं, स्टेटस एक पोजीशन है किसी भी इंसान का। सोसाइटी में जब कोई पोजीशन होगा तब उसको स्टेटस कहा जाएगा। ये जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, एज, क्लास या फिर ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, किसी भी चीज़ के बेसिस पे उसका स्टेटस हो सकता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरा स्टेटस मेरे एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग स्टेटस हो सकते हैं। जब सारे स्टेटस को मिला दिया जाएगा उसको कहा जाएगा स्टेटस सेट। अब अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने स्टेटस को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। किसी ने ऑनर के हिसाब से इसको डिफाइन किया है, तो किसी ने इसको कलेक्टिव राइट और ड्यूटीज के हिसाब से डिफाइन किया है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करने की बात की गई है। अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर सोसाइटी और पॉलिटिक्स, ये दोनों के बीच में जो लिंक है इसके बारे में हम समझते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, पावर रिलेशन, कल्चरल नॉर्म्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करते हैं। लेकिन जब सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही डीपर मीनिंग है। यहाँ पर हम पॉलिटिक्स को समझते हैं सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यहाँ पर जो नॉलेज यूज़ की जाएगी वो है सोशियोलॉजी का नॉलेज यूज़ की जाएगी पॉलिटिक्स को डीपली एनालाइज करने के लिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उसके बिहेवियर, प्रोसेसेस, ये सारे चीज़ों को जब एनालाइज करने के लिए सोशियोलॉजी को यूज़ किया जाएगा तब इसको सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें अलग है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी को मिक्स करके समझा जाता है, और सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स को सोशियोलॉजी के नज़रिए से देखा जाता है, उसके द्वारा एनालाइज किया जाता है। तो आज का ये जो सेशन है, आशा करता हूँ इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल में मैंने बहुत सारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, वहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो आज का सेशन यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।